मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आपका एक बार फिर स्वागत है। नवंबर का महीना बहुत सी प्रेरणाएं लेकर आया। कुछ दिन पहले ही 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों की शानदार शुरुआत हुई। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ। इसी दिन कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पांचजन्य स्मारक का लोकार्पण हुआ। साथियों, कुछ दिन पहले ही मैंने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के सेक्टर में भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। पिछले हफ्ते मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान आईएनएस माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। पिछले ही हफ्ते भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इंफिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है। ये भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर का प्रतिबिंब बना है। साथियों, कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। 357 मिलियन टन। 10 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। खेलों की दुनिया में भी भारत का परचम लहराया है। कुछ दिन पहले ही भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ। ये उपलब्धियां देश की है, देशवासियों की है, और मन की बात देश के लोगों की ऐसी उपलब्धियों को, लोगों के सामूहिक प्रयासों को जन सामान्य के सामने लाने का एक बेहतरीन मंच है। साथियों, अगर मन में लगन हो, सामूहिक शक्ति पर, टीम की तरह काम करने पर विश्वास हो, गिरकर फिर से उठ खड़े होने का साहस हो, तो कठिन से कठिन काम में भी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आप उस दौर की कल्पना करिए जब सैटेलाइट नहीं थी, जीपीएस सिस्टम नहीं था, नेविगेशन की कोई सुविधाएं नहीं होती थी। तब भी हमारे नाविक बड़े बड़े जहाज लेकर समंदर में निकल जाते थे और तय स्थानों पर पहुंचते थे। अब समंदर से आगे बढ़कर दुनिया के देश अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाई को नाप रहे हैं। चुनौती वहां भी वही है। न जीपीएस सिस्टम है, न संचार की वैसी व्यवस्थाएं हैं। फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें जीपीएस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। साथियों, ये वीडियो देखते हुए मेरे मन में एक और दृश्य उभर आया। वो दिन जब चंद्रयान 2
संपर्क से बाहर हो गया था। उस दिन पूरा देश और खासकर वैज्ञानिक कुछ पल के लिए निराश हुए थे। लेकिन साथियों, असफलता ने उन्हें रोका नहीं। उसी दिन उन्होंने चंद्रयान-3 की सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। यही कारण है कि जब चंद्रयान-3 ने सफल लैंडिंग की, तो वो सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं थी, वो तो असफलता से निकलकर बनाए गए विश्वास की सफलता थी। इस वीडियो में जो युवा दिख रहे हैं, उनकी आंखों में मुझे वही चमक दिखाई दी। हर बार जब मैं हमारे युवाओं की लगन और वैज्ञानिकों के समर्पण को देखता हूं, तो मन उत्साह से भर जाता है। युवाओं की यही लगन विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है, जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। साथियों, दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2,500 से अधिक किसानों को मिला है। साथियों, कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। ऐसा ही एक उदाहरण नागालैंड के क्लिफ हनी हंटिंग का है। नागालैंड के चोकलांगन गांव में खियामनी यांगन जनजाति सदियों से शहद निकालने का काम करती आई है। यहाँ मधुमक्खियों पेड़ों पर नहीं, बल्कि ऊंची चट्टानों पर अपने घर बनाती हैं। इसलिए शहद निकालने का काम भी बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों से पहले सौम्यता से बात करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि आज वे शहद लेने आए हैं। इसके बाद शहद निकालते हैं। साथियों, आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन 76,000 मैट्रिक टन था। अब ये बढ़कर 1.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। यानी देश के अलग अलग कोनों में शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं
कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। साथियों, भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा का भाव सर्वोपरि रहा है। आप दूसरे विश्व युद्ध की कल्पना कीजिए, जब चारों ओर विनाश का भयावह माहौल बना हुआ था। ऐसे मुश्किल समय में गुजरात के नवानगर के जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने जो महान कार्य किया वो आज भी हमें प्रेरणा देता है। उस समय जाम साहब किसी सामरिक गठबंधन या युद्ध की रणनीति को लेकर नहीं सोच रहे थे, बल्कि उनकी चिंता ये थी कि कैसे विश्व युद्ध के बीच पोलिश यहूदी बच्चों की रक्षा होगी। उन्होंने गुजरात में तब हजारों बच्चों को शरण देकर उन्हें नया जीवन दिया, जो आज भी एक मिसाल है। कुछ दिन पहले दक्षिणी इजराइल के मोशाव नेवातिम में जाम साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह बहुत ही विशेष सम्मान था। पिछले वर्ष पोलैंड के वार्सो में मुझे जाम साहब के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। मेरे लिए वो क्षण अविस्मरणीय रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिनों पहले मैं नेचुरल फार्मिंग के एक विशाल सम्मेलन में हिस्सा लेने कोयम्बटूर गया था। दक्षिण भारत में नेचुरल फार्मिंग को लेकर हो रहे प्रयासों को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। कितने ही युवा हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल अब नेचुरल फार्मिंग फील्ड को अपना रहे हैं। मैंने वहां किसानों से बात की, उनसे अनुभव जाने। नेचुरल फार्मिंग भारत की प्राचीन परंपराओं का हिस्सा रही है और हम सभी का कर्तव्य है कि धरती मां की रक्षा के लिए इसे निरंतर बढ़ावा दें। साथियों, विश्व की सबसे पुरानी भाषा और विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक शहर, इन दोनों का संगम हमेशा अद्भुत होता है। मैं बात कर रहा हूं काशी तमिल संगमम की। 2 दिसंबर से काशी के नमो घाट पर चौथा काशी तमिल संगमम शुरू हो रहा है। इस बार के काशी तमिल संगमम की थीम बहुत ही रोचक है। लर्न तमिल, तमिल कर कलम। काशी तमिल संगमम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है। काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने। इसके साथ ही ऐसे और भी मंचों के बारे में सोचें जिनसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत हो। यहां मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, तमिल कलाचारम उयर्वानद, तमिल मोली उयर्वानद, तमिल इंडियाविन पेरुमिदम। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलती है तो हर भारतीय को गर्व होता है। पिछले हफ्ते मुंबई में आईएनएस माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
कुछ लोगों के बीच इसके स्वदेशी डिजाइन को लेकर खूब चर्चा रही। वहीं पुडुचेरी और मालाबार कोस्ट के लोग इसके नाम से ही खुश हो गए। दरअसल इसका माहे नाम उस स्थान माहे के नाम पर रखा गया है जिसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रही है। केरला और तमिलनाडु के कई लोगों ने इस बात पर गौर किया कि इस युद्धपोत का क्रेस्ट, उरुमी और कलारियापट्टू की पारंपरिक लचीली तलवार की तरह दिखाई पड़ता है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारी नौसेना बहुत ही तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस भी मनाने जा रहे हैं। ये अवसर हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम को सम्मान देने का एक खास दिन है। साथियों, जो लोग नेवी से जुड़े टूरिज्म में रुचि रखते हैं, उनके लिए हमारे देश में बहुत सी जगह हैं जहां जाकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव। दीव में आईएनएस खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है। वहीं गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है। फोर्ट कोची के आईएनएस द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है। यहाँ हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है। श्री विजयपुरम, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, वहां समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है। कारवार के रविंद्रनाथ टैगोर बीच पर वॉरशिप म्यूजियम में मिसाइलों और हथियारों की रिप्लिका रखी गई है। विशाखापट्टनम में भी एक सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट म्यूजियम है जो इंडियन नेवी से जुड़ा है। मैं आप सभी से, विशेषकर मिलिट्री हिस्ट्री में रुचि रखने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि आप इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, सर्दियां आ गई हैं और साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है। दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले टूरिज्म को, विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा आधार बना दिया है। अनेक देशों में दुनिया के सबसे सफल विंटर फेस्टिवल और विंटर स्पोर्ट्स मॉडल है। इन देशों ने स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, स्नो ट्रैकिंग, आइस क्लाइंबिंग और फैमिली स्नो पार्क्स जैसे अनुभवों को अपनी पहचान बनाया है। इन्होंने अपने विंटर फेस्टिवल्स को भी वैश्विक आकर्षण में बदला है। साथियों, हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की हर क्षमता मौजूद है। हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है और एडवेंचर की असीम संभावनाएं भी हैं। मुझे खुशी है इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी, चोपटा और डेहरा जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक की ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा रन मैराथन का आयोजन किया गया था। इसमें देश भर के 18 राज्यों से 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था। 60 किलोमीटर लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन का प्रारंभ कड़कड़ाती सर्दी में सुबह 5 बजे हुआ था। इतनी ठंड के बावजूद भी लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। आदि कैलाश की यात्रा पर जहां 3 साल पहले तक मात्र 2000 से कम पर्यटक आते थे, अब यह संख्या भी बढ़कर 30,000 से अधिक हो गई है। साथियों, कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन भी होना है। देश भर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी और खेलों से जुड़े लोग इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं।
स्कीइंग हो या स्नोबोर्डिंग, बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस किया है। होम स्टे को लेकर नई पॉलिसी भी बनाई गई है। साथियों, सर्दियों में बेड इन इंडिया अभियान की भी अलग धूम होती है। सर्दियों की सुनहरी धूप हो, पहाड़ से उतरते कोहरे की चादर हो, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए पहाड़ भी अब खूब पॉपुलर हो रहे हैं। कई शादियां तो अब खास तौर पर गंगा जी के किनारे हो रही है। साथियों, सर्दियों के इन दिनों में हिमालय की वादियां एक ऐसे अनुभव का हिस्सा बन जाती हैं जो जीवन भर साथ रहता है। अगर आप इस सर्दी में कहीं जाने का विचार कर रहे हैं तो हिमालय की वादियों का विकल्प जरूर रखिएगा। साथियों, कुछ हफ्ते पहले मैं भूटान गया था। ऐसे दौरों में अलग अलग प्रकार के संवाद और चर्चाओं का अवसर मिलता है। अपनी इस यात्रा में मैंने भूटान के राजा, वर्तमान राजा के पिताजी, जो खुद भी पहले राजा रह चुके हैं, वहां के प्रधानमंत्री और अन्य लोगों से मुलाकातें की। इस दौरान हर किसी से एक बात जरूर सुनने को मिली। सभी लोग वहां बुद्धिस्ट रिलिक्स यानी भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे जाने को लेकर भारतवासियों का आभार जता रहे थे। मैंने जब भी यह सुना तो मेरा हृदय गर्व से भर उठा। साथियों, भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों को लेकर कई अन्य देशों में भी ऐसा ही उत्साह देखने को मिला है। पिछले महीने ही नेशनल म्यूजियम से इन पवित्र अवशेषों को रूस के कलमिकिया ले जाया गया था। यहाँ बौद्ध धर्म का विशेष महत्व है। मुझे बताया गया कि इनके दर्शन के लिए रूस के दूर दराज से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। इन पवित्र अवशेषों को मंगोलिया, वियतनाम और थाईलैंड भी ले जाया जा चुका है। हर जगह लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला है। इनके दर्शन के लिए थाईलैंड के राजा भी पहुंचे थे। पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के प्रति इस प्रकार का गहरा जुड़ाव देखकर मन भाव विभोर हो उठता है। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि कैसे इस तरह की कोई पहल दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ने का माध्यम बन जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आप सभी से हमेशा वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साथ लेकर चलने की बात करता हूं। अभी कुछ दिनों पहले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जब विश्व के कई नेताओं को उपहार देने की बात आई तो मैंने फिर कहा वोकल फॉर लोकल। मैंने देशवासियों की ओर से विश्व के नेताओं को जो उपहार भेंट किए उसमें इस भावना का विशेष ध्यान रखा गया। G20 के दौरान मैंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को नटराज की कांस्य प्रतिमा भेंट की। ये तमिलनाडु के तंजावुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी चौलकालीन शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। कनाडा के प्रधानमंत्री को चांदी के अश्व की प्रतिकृति दी गई। यह राजस्थान के उदयपुर की बेहतरीन शिल्पकला को दर्शाती है। जापान के प्रधानमंत्री को चांदी की बुद्ध की प्रतिकृति भेंट की गई। इसमें तेलंगाना और करीमनगर की प्रसिद्ध सिल्वर क्राफ्ट की बारीकी का पता चलता है। इटली की प्रधानमंत्री को फूलों की आकृतियों वाला सिल्वर मिरर उपहार में दिया। ये भी करीमनगर की ही पारंपरिक धातु शिल्पकला को प्रदर्शित करता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को मैंने ब्रास उर्ली भेंट की। ये केरला के मन्नार का एक उत्कृष्ट शिल्प है। मेरा उद्देश्य था कि दुनिया भारत के शिल्प, कला और परंपरा के बारे में जाने और हमारे कारीगरों की प्रतिभा को ग्लोबल मंच मिले। साथियों, मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल की भावना को देश के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। इस साल जब आप त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजार में गए होंगे तो एक बात आप सभी ने महसूस की होगी, लोगों की पसंद
और घरों में आने वाले सामानों में एक साफ संकेत दिखाई दे रहा था कि देश स्वदेशी की ओर लौट रहा है। लोग अपने मन से भारतीय उत्पादों को चुन रहे थे। इस बदलाव को छोटे से छोटे दुकानदार ने भी महसूस किया। इस बार युवाओं ने भी वोकल फॉर लोकल अभियान को गति दी। आने वाले कुछ दिन में क्रिसमस और नए वर्ष पर खरीदारी का नया दौर शुरू होने वाला है। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। खरीदें वही जो देश में बना हो, बेचे वही जिसमें किसी देशवासी की मेहनत लगी हो। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय खेलों के लिहाज से ये महीना सुपरहिट रहा है। इस महीने की शुरुआत भारतीय महिला टीम द्वारा आईसीसी महिला विश्व कप जीतने से शुरू हुई, लेकिन उसके बाद भी मैदान पर और ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। कुछ दिन पहले ही टोक्यो में डेफ ओलंपिक्स हुए हैं, जहां भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 20 मेडल जीते हैं। हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी कबड्डी वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास ही रच दिया। पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके हर भारतवासी का मन जीत लिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 20 मेडल जीते। साथियों, जिस बात की और भी अधिक चर्चा हो रही है वो है हमारी महिला टीम का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतना। बड़ी बात यह है कि हमारी इस टीम ने बिना एक भी मैच हारे इस टूर्नामेंट को जीता है। देशवासियों को इस टीम के हर खिलाड़ी पर बहुत गर्व है। मेरी इस टीम से प्रधानमंत्री निवास पर मुलाकात हुई। वाकई इस टीम का हौसला, उनका जज्बा हमें बहुत कुछ सिखाता है। यह विजय हमारे खेल इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक है, जो हर भारतीय को प्रेरित करती रहेगी। साथियों, आजकल हमारे देश में इंड्योरेंस स्पोर्ट्स की एक नई खेल संस्कृति भी तेजी से उभर रही है। इंड्योरेंस स्पोर्ट्स से मेरा मतलब ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से है जिनमें आपकी लिमिट्स की परख होती है। कुछ साल पहले तक मैराथन और बाइकेथॉन जैसे खास इवेंट कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित थे, लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका है। मुझे बताया गया है कि देश भर में हर महीने 1500 से ज्यादा इंड्योरेंस स्पोर्ट्स का आयोजन होता है। इन इवेंट्स में हिस्सा लेने के लिए एथलीट्स दूर दूर तक जाते हैं। साथियों, इंड्योरेंस स्पोर्ट्स का ही एक उदाहरण है आयरमैन ट्रायथलॉन। आप कल्पना करिए, यदि आपको यह बताया जाए कि आपके पास एक दिन से भी कम समय है और आपको ये 3 काम करने हैं: समंदर में 4 किलोमीटर तक तैरना, 180 किलोमीटर साइकिल चलाना और करीब 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ लगाना, तो आप सोचेंगे कि कैसे संभव है। लेकिन फौलादी हौसले वाले लोग इस काम को भी सफलतापूर्वक कर ले जाते हैं। इसलिए इसे आयरनमैन ट्रायथलॉन कहा जाता है। गोवा में हाल ही में ऐसा ही एक आयोजन किया गया। आजकल इस तरह के आयोजनों में भी लोग बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। ऐसी कई और प्रतियोगिताएं भी हैं जो हमारे युवा साथियों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रही है। आजकल कई लोग फिट इंडिया, संडेज ऑन साइकिल जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए साथ आ रहे हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जिनसे फिटनेस को बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, आपसे हर महीने मिलना मेरे लिए हमेशा एक नया अनुभव होता है। आपकी गाथाएं, आपके प्रयास मुझे नए सिरे से प्रेरित करते हैं। अपने संदेशों में आप जो सुझाव भेजते हैं, जो अनुभव साझा करते हैं, उससे हमें
इस कार्यक्रम में भारत की विविधता को समेट लेने की प्रेरणा मिलती है। जब हम अगले महीने मिलेंगे तब 2025 खत्म होने वाला होगा। देश के ज्यादातर हिस्सों में अब ठंड भी तेज होती जाएगी। सर्दियों के मौसम में आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। अगले महीने हम कुछ नए विषयों, नए व्यक्तित्वों की चर्चा जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।